हेलो। स्वागत है 16 जून 2021 के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में। हम लोग एनालिसिस करेंगे इस एडिटोरियल का ग्रामर, वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बता दें कि एडिटोरियल का बैच माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पर चल रहा है। डेली शाम में 6 बजे लाइव और रिकॉर्डेड क्लास भी मिलता है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके इंग्लिश में इंटरेस्ट है और अगर आप सिंसियर तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ या सीजीएल, एनडीए, सीडीएस के लिए। वे कैंडिडेट्स जो अपनी अंग्रेजी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, वे भी चाहें तो इस बैच को ज्वाइन करें। उनकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पूरे क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस हम सिखाने वाले हैं। ठीक है। द पैंडेमिक्स सेकेंड वेव मे हैव सबसाइडेड। देखिए यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, मे हैव प्लस V3। तो मे हैव प्लस V3 का मतलब होता है कर दिया होगा, ठीक है, या हो गया होगा, अनुमान लगाया जाता है। तो पैंडेमिक का जो सेकेंड वेव है वो कम हो गया होगा। सबसाइड होने का मतलब होता है कोई चीज़ की इंटेंसिटी कम हो जानी, कोई बुरे चीज़ का, कोई चीज़ का प्रभाव कम हो जाना, दर्द कम हो जाना, घुटन कम हो जाना, किसी चीज़ का ऋणात्मक प्रभाव कम हो जाना। तो पैंडेमिक का सेकेंड वेव का कम हो गया होगा, धीमा हो गया होगा। बट होप्स ऑफ ए स्मूथ रिबाउंड इन द इकोनॉमी इन टैंडम विद ईजिंग रेस्ट्रिक्शंस रिमेन मडल्ड। इन टैंडम विथ मतलब के साथ साथ, के साथ साथ, ठीक है। तो जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, लॉकडाउन जैसे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, उनको ईज किया जा रहा है, उनको धीरे धीरे ढीला किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमी में रिबाउंड हो जाए स्मूथ तरीके से, इसकी उम्मीदें अभी भी मडल्ड हैं। मडल्ड मतलब दुविधा में है, लोगों का कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रहा है, नॉट क्लियर। ठीक है, ये उम्मीद स्पष्ट नहीं हो पा रही है लोगों के मन में कि भाई अब चूंकि लॉकडाउन में कमी मिल गई है, रेस्ट्रिक्शंस में कमी आ गई है, तो क्या इकोनॉमी भी सुधर जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि विद द इन्फ्लेशन नंबर्स फॉर मे कंपाउंडिंग द प्रॉब्लम, क्योंकि जो मई महीने का इन्फ्लेशन नंबर्स है, जो महंगाई का दर है, वो समस्या को कंपाउंड कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। द सोरिंग पेस ऑफ राइजिंग प्राइसेस। सोरिंग मतलब इंक्रीजिंग। सोरिंग का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग। तो सोरिंग जो पेस है, जो बढ़ती हुई गति है, बढ़ते हुए कीमतों का, बोथ रिटेल एंड होलसेल, कीमतें रिटेल में भी बढ़ रही हैं और होलसेल में भी बढ़ रही हैं और लगातार तीव्र गति से बढ़ती जा रही हैं। इन द मंथ दैट सॉ वाइड स्प्रेड लॉकडाउन लाइक रेस्ट्रिक्शन हैज कम एज ए नेगेटिव सरप्राइज। तो ये जो मूल्य वृद्धि हो रहा है रिटेल में भी और होलसेल में भी, खास करके उस महीने में जिस महीने में लॉकडाउन जैसा रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, ये एक नेगेटिव सरप्राइज की तरह है। मतलब किसी को भी उम्मीद नहीं था कि भाई लॉकडाउन लगा हुआ है, धंधा मंदा है, फिर कीमतें, डिमांड नहीं है, आमदनी सबकी घटी हुई है, फिर कीमतें कैसे बढ़ रही हैं। ये एक सरप्राइज है और ये सरप्राइज नेगेटिव सरप्राइज है, क्योंकि इसका असर बहुत नेगेटिव हो रहा है। ठीक है। Inflation based on the wholesale price index is reckoned to have hit a 25-year record of nearly 13%. माई गॉड। जो इन्फ्लेशन है, होलसेल प्राइस इंडेक्स पर आधारित इन्फ्लेशन है, जो होलसेल प्राइस में जो वृद्धि हो रही है, जो मूल्य वृद्धि हो रही है होलसेल में, वो उसके बारे में कैलकुलेट किया गया है। रिकॉन करने का मतलब होता है कैलकुलेट करना। ठीक है, कैलकुलेट किया गया है कि ये छू चुका है कितना, 25 साल के हाईएस्ट आंकड़े को, लगभग 13% पहुंच चुका है। वाइल रिटेल इन्फ्लेशन टच्ड ए 6 मंथ हाई ऑफ 6.3%। जबकि जो है यहाँ 6% बाई मिस्टेक लिखा गया, हिंदी अनुवाद में 6.3% होना चाहिए। जबकि रिटेल जो आंकड़ा है इन्फ्लेशन का, वो 6.3% तक पहुंच गया है, जो पिछले 6 महीनों में सबसे हाईएस्ट आंकड़ा है। ठीक है, ये आश्चर्य की बात है ही कि जब पूरा लॉकडाउन जैसा रेस्ट्रिक्शन है, धंधा बंद है, सबकी आमदनी रुकी हुई है, तो जाहिर सी बात है डिमांड नहीं है। फिर डिमांड नहीं है तो इतना मूल्य कैसे बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइल रनअवे फ्यूल प्राइसेस, रनअवे प्राइसेस का मतलब अनकंट्रोल्ड प्राइसेस, अनियंत्रित मूल्य, अनकंट्रोल्ड प्राइसेस
मतलब एकदम काबू से बाहर है प्राइसेस, किस चीज़ के, फ्यूल के प्राइसेस, दैट इंक्लूड हाई एक्साइज ड्यूटीज एंड टैक्सेस। और इस मूल्य वृद्धि में क्या क्या शामिल है, सरकार के द्वारा लगाया गया हाई एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेस शामिल है। वेयर ए की फैक्टर, ये दोनों चीज़ें जो जो फ्यूल के प्राइसेस हैं बढ़ रहे हैं हाई एक्साइज ड्यूटी के कारण और टैक्सेस के कारण, ये की फैक्टर है इन ड्राइविंग अप बोथ द इन्फ्लेशन इंडाइसेस। इंडाइसेस जो है इंडेक्स का प्लूरल है, इंडेक्स सिंगुलर है और इंडाइसेस उसी का प्लूरल है, याद रखिएगा। तो जो रिटेल इन्फ्लेशन इंडेक्स है और होलसेल इन्फ्लेशन इंडेक्स है, दो इंडेक्स हो गया, प्लूरल हो गया, इसलिए इंडाइसेस लिखा गया है। उसको ड्राइव अप करने के लिए की फैक्टर है फ्यूल प्राइसेस। अब आप सोचेंगे कैसे फ्यूल प्राइसेस से रिटेल और होलसेल में दाम बढ़ेगा? भैया दाम बढ़ेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बढ़ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग का चार्ज बढ़ जाएगा, है ना, फूड प्रोसेसिंग में ईंधन का खर्च बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, तो मूल्य तो बढ़ ही जाएंगे। दे वर नॉट द ओनली वंस एट वर्क, लेकिन सिर्फ यही चीज़ें जो मूल्य वृद्धि हो रही है फ्यूल प्राइसेस में, सिर्फ यही कारक नहीं है। ये जो इन्फ्लेशन अभी बढ़ रहा है इसके और भी कारण हैं, ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन इन फूड हिट ए 6 मंथ हाई ऑफ 5%। रिटेल इन्फ्लेशन जो फूड के मामले में है, मूल्य वृद्धि जो महंगाई भोजन पदार्थों के मामले में है, वो 5% तक पहुंच गया है, जो पिछले 6 महीने में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है। बेयरली 2% इन अप्रैल, और यही इन्फ्लेशन अप्रैल में मात्र 2% था, मतलब एक महीने के दरमियान में 3% की मूल्य वृद्धि देखी गई भोज्य पदार्थों में, विथ पल्सेज एंड एग्स एज वेल एज एडिबल ऑयल्स लीडिंग द सर्च। और इसमें जो पल्सेज हैं, एग्स हैं और एडिबल ऑयल्स हैं, खाद्य तेल हैं, वो उस सर्ज में लीड कर रहे हैं, मतलब मूल्य वृद्धि में सबसे आगे चल रहे हैं। इन तीन चीज़ों का मूल्य वृद्धि सबसे ज़्यादा हो रहा है। सर्ज का मतलब इंक्रीज, सर्ज का मतलब सडन इंक्रीज आप कह सकते हैं, ठीक है। अब आप जो देख रहे हैं ना, ये वाला एनोटेटेड जो पीडीएफ रहेगा, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सुनीश ट्यूटोरियल क्लासेस पर या माई एग्जाम स्टडी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूल एंड लाइट इन्फ्लेशन हिट 11.6%। बिजली का और ईंधन का इन्फ्लेशन 11.6% को टच कर गया, द हाइएस्ट इन ओवर 9 ईयर्स। और ये जो आंकड़ा है 11.6% इन्फ्लेशन का, ये पिछले 9 सालों में सबसे ज़्यादा ऊंचा आंकड़ा है। 9 सालों के दौरान इतना इन्फ्लेशन कभी नहीं बढ़ा। एंड नो रिस्पाइट इज इन साइट, और कोई आसार नजर नहीं आ रहा है राहत का। On this front, as pump prices for petrol raced past ₹100 a liter in even more parts of the country this month. देश के बहुत सारे हिस्सों में पेट्रोल के प्राइसेस, पंप प्राइसेस, मतलब रिटेल में जो कस्टमर को मिल रहा है वो प्राइसेस 100 रुपया प्रति लीटर से भी ज़्यादा ऊपर चला गया। कैसे राहत होगा किसी भी इन्फ्लेशन में? डीजल हैज ऑल्सो क्रॉस्ड द सेंचुरी मार्क। डीजल भी है 100 का मूल्य पार कर चुका है, 100 रुपये प्रति लीटर का मूल्य पार कर चुका है। खास करके कहाँ? राजस्थान के श्रीगंगानगर में, वेयर फ्राइट कॉस्ट एड अप ऑन टॉप ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस, जहाँ यातायात और परिवहन का कीमत बढ़ते जा रहा है। जाहिर सी बात, यातायात परिवहन का कीमत बढ़ेगा तो कच्चे माल की ढुलाई और साथ ही साथ प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे उनकी ढुलाई के चार्जेस भी बढ़ जाएंगे, तो मूल्य तो बढ़ने ही बढ़ने हैं ना, ठीक है। और स्टेट ने टैक्सेस लगाए हैं, सेंट्रल ने टैक्सेस लगाए हैं, उसके अलावा इनकी डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के कारण जो है परिवहन का और यातायात का खर्च बढ़ रहा है। इवन इफ वन वेयर टू डिस्काउंट फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, अगर आप इस इन्फ्लेशन में से फूड और फ्यूल प्राइसेस को हटा दें तो भी कोर इन्फ्लेशन हैज क्रॉस द 6% मार्क। कोर इन्फ्लेशन जो है 6% के मार्क को, उसके प्रिंट को पार कर गया है, ठीक है, द फर्स्ट टाइम इन 31 मंथ्स। और 6% का आंकड़ा जो पार करने का घटना हुआ है कोर इन्फ्लेशन का, ये पिछले 31 महीनों में, 31 महीना का मतलब लगभग मान के चलिए 2.5 साल, भारतीय 36 महीना होता है ना, 5 महीना कम है, तो लगभग 2.5 साल से 1 महीना ज़्यादा है ना, तो 2 साल 6 महीनों में ये आंकड़ा पहली बार गया है। और एस्टिमेट किया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि आंकड़ा 6.6% तक जाएगा। Reacting to the April retail inflation print of 4.3% after averaging a steep 6.2 through 2021, the RBI governor had remarked earlier this month that it brought some relief and elbow room for sticking with growth supportive policy. देखिए हुआ क्या कि 2020-21 में सडन अनरीजनेबल तरीके से जो है इन्फ्लेशन बढ़ा था 6.2%, और इस साल मतलब 2021 के अप्रैल में,
मार्च तक तो सेशन चला, अप्रैल में ये इन्फ्लेशन देखा गया, रिटेल इन्फ्लेशन 4.3% के आंकड़े पर देखा गया। ये एक राहत की बात थी। एक साल के लगातार 6.2% के इन्फ्लेशन रेट के बाद 4.3% होना अप्रैल में राहत की बात थी। इस पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए आरबीआई के गवर्नर ने कहा, ठीक है, कि ये जो इस महीने के शुरुआत में, मतलब जून के शुरुआत में आरबीआई के गवर्नर ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा था कि ये जो आंकड़ा है 4.3% का, ये थोड़ा राहत देता है और थोड़ा एल्बो रूम देता है। एल्बो रूम का मतलब स्कोप देता है, कि गुंजाइश देता है। स्कोप मतलब गुंजाइश है ना, स्कोप देता है, जगह देता है कि हम लोग, मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसीज वाले लोग हैं, जो देश में अर्थव्यवस्था को निर्धारित करने वाली संस्थाएं हैं, वो ग्रोथ सपोर्टिव पॉलिसी के साथ स्टिक कर सके, उसके साथ टिके रह सके। ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन कम हो गया तो जाहिर सी बात है उनको आसानी होगा विकास को सपोर्ट करने में फंड्स के द्वारा। इफ एनीथिंग, मेज इन्फ्लेशन प्रिंट्स लीव नो सच रूम फॉर मैनूवर। यदि किसी को इस बात पर विकास विश्वास नहीं होता है तो लेकिन ये बता दें कि मई का जो इन्फ्लेशन आंकड़ा है वो ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ता। अप्रैल में तो 4.3% हो गया, तो आरबीआई के गवर्नर ने कह दिया कि हाँ भाई, हम लोग विकास के कार्यों को जैसे चला रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे ब्याज दर वगैरह कम करके, तो हम वैसा करते रहेंगे। लेकिन मई का जो इन्फ्लेशन प्रिंट देखा गया, इन्फ्लेशन मार्क देखा गया, तो उससे साफ जाहिर हो गया कि जब मई का इन्फ्लेशन मार्क कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ रहा है कि नीतियों को, पॉलिसीज को अपने हिसाब से ढाला जा सके और परिस्थितियों के हिसाब से फायदा उठाने के लिए उसमें चेंजेस लाए जा सके, ठीक है, या उसको और सहज बनाया जा सके। मई के आंकड़ा को देख के ऐसा नहीं लगता है। दो द बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मे नॉट स्विच अवे फ्रॉम इट्स डॉविश पॉलिसी, नो फर्दर ईजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स कैन बी एक्सपेक्टेड एट दीज प्राइस लेवल्स। देखिए, सबसे पहले तो जानिए डॉविश पॉलिसी क्या होता है। बैंक का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है, दो तरह का पॉलिसी लाता है। एक डॉविश पॉलिसी है कि ब्याज दर कम रख करके ज़्यादा से ज़्यादा लोन मार्केट में उतारा जाए, और जिससे कि लोगों के परचेज कैपेसिटी बढ़े, लोग नए उद्योग धंधे लगा सकें, बिजनेस आगे बढ़ सके, ग्रोथ हो सके, इकोनॉमिक विकास हो सके। ये डॉविश पॉलिसी होता है। और एक होता है हॉकिश पॉलिसी, HAWKISH, हॉकिश पॉलिसी। उसमें क्या होता है ना कि जो बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है वो बैंकों को निर्देश देता है कि ब्याज दर बढ़ा दीजिए, ठीक है, ब्याज दर बढ़ा दीजिए जिससे बैंकों की आमदनी बढ़ सके। इसमें जो है आर्थिक क्रियाविधि जो है होता है, इकोनॉमिक जो प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है देश के अंदर, वो थोड़ा धीमा होने लगता है। तो यहाँ डॉविश पॉलिसी की बात हो रही है जिसमें ब्याज दर को कम रख करके बाजार में अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने का काम बैंक करेंगे। तो हालांकि बैंक का जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अपने डॉविश पॉलिसी से ड्राइव अवे नहीं करेगा, स्विच अवे नहीं करेगा, मतलब उससे दूर नहीं हटेगा। लेकिन फिर भी अगर यही प्राइस लेवल रहा, इन्फ्लेशन का ये दर कायम रहा, तो हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ब्याज दरों में और कोई कटौती की गुंजाइश बचेगी। मतलब बैंक जो है अपने ब्याज दर में और कटौती नहीं करेंगे लोन पर। ब्याज दरों में जितनी कटौती होगी ना लोन पर, अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से बूम करेगी, क्योंकि लोग आसानी से लोन लेंगे कार खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, है ना। लेकिन जब बोला जा रहा है कि नहीं भैया इस प्राइस लेवल पे और ज़्यादा कटौती नहीं कर सकते, ठीक है, जितना हम बोल दिए उससे पीछे नहीं हटेंगे उस डॉविश पॉलिसी से, लेकिन उससे आगे आप सोचिएगा तो ये भी नहीं हो पाएगा। मतलब वहीं पे आके अब रुका रहेगा स्थिति, ठीक है। मोस्ट इकोनॉमिस्ट्स एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू रिमेन हायर देन द एवरेज 5.1% एस्टिमेटेड बाय द सेंट्रल बैंक फॉर दिस ईयर। देखिए, हमारे देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने इस साल के अनुमान लगाया था कि इन्फ्लेशन रेट हमारे देश का 5.1% रहेगा एवरेज तौर पे। लेकिन मतलब हर, देखिए क्वार्टर होता है ना, एक फिस्कल ईयर में 4-4 महीने का 3 क्वार्टर होता है, 3-3 महीने का 4 क्वार्टर होता है। तो कोई क्वार्टर में कम, कोई क्वार्टर में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन चारों क्वार्टर को मिलाया जाएगा तो एवरेज 5.1% का एस्टिमेट किया गया था, है ना, आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन रेट का। लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं, अर्थशास्त्री जो हैं, वो मानते हैं, ऐसा उम्मीद करते हैं कि इन्फ्लेशन जो है 5.1% का जो एवरेज रखा गया था उससे बहुत ज़्यादा रहेगा इन्फ्लेशन, यानी महंगाई बढ़ी रहेगी इस वित्तीय वर्ष में। इफ द गवर्नमेंट वांट्स द आरबीआई टू persist with its accommodative approach to facilitate growth, अगर सरकार चाहती है कि आरबीआई परसिस्ट करे, परसिस्ट करने का मतलब कंटिन्यू करना, परसिस्ट करने का मतलब कंटिन्यू करे अपने एकोमोडेटिव अप्रोच के साथ। एकोमोडेटिव अप्रोच का मतलब परिस्थिति के हिसाब से अपने काम करने के तरीके, अपने पॉलिसीज में चेंज लाने वाले अप्रोच के साथ, ताकि फैसिलिटेट कर सके ग्रोथ को, ताकि विकास को समर्थन कर सके, सपोर्ट कर सके, तो इट मस्ट टेक केयर, इट मतलब द गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा अपने आप
प्राइस राइज को कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मतलब सरकार को ये देखना पड़ेगा कि कैसे वो मूल्य वृद्धि को कंट्रोल करे और मीनिंगफुल कट्स लाए फ्यूल टैक्सेस में, ठीक है। जो ईंधन पर उसने टैक्स बढ़ा दिया है बेतहासा अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, उसमें थोड़ा कटौती लाए, जिसका आरबीआई के गवर्नर ने फरवरी से समर्थन किया है कि भैया टैक्स कम होना चाहिए, टैक्स कम होना चाहिए, लगातार बोल रहे हैं, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर साहब। सो फार अब देखिए, इतना तो उनको कहा गया, सलाह दिया गया सरकार को कि करे, लेकिन सरकार ने अब तक किया क्या है देखिए। सो फार इट हैज ओनली ऑब्फस्केटेड द इशू विद आर्ग्यूमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम द स्टेट्स शुड कट टैक्सेस फर्स्ट टू लेट्स ब्रिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट अंडर जीएसटी, and the latest claim by the petroleum minister who admitted that the prices are problematic but the government is saving money to spend on welfare schemes and buying vaccines। देखिए, अब देखिए क्या सरकार की नीति है। सरकार जो ऑफस्केट कर रही है सिचुएशन को, कंफ्यूज कर रही है हालात को। कैसे कंफ्यूज कर रही है? वो आर्गुमेंट दे रही है बार बार। कभी कह रही है भैया कि पहले राज्य सरकारों को टैक्स कम करना चाहिए, कभी कह रही कि पेट्रोलियम को जीएसटी के अंतर्गत ले आते हैं, ठीक है। और अभी हाल ही फिलहाल में जो पेट्रोलियम मिनिस्टर, उन्होंने एक बयान दे दिया कि मानते हैं कि मूल्य बहुत ज़्यादा है पेट्रोलियम का, पेट्रोल डीजल इस सब का मूल्य बहुत बढ़ गया है, इससे समस्या हो रही है, लेकिन सरकार के पास भी कोई चारा नहीं है। सरकार के पास आमदनी घट गई है तो आमदनी बढ़ाना है, ताकि सरकार जो वेलफेयर स्कीम्स यानी कल्याणकारी योजनाओं पर और वैक्सीन खरीदने पर पैसा खर्च कर सके, इन्हीं तरह इसी जरिए से पैसा ला करके। क्या बात है भाई। खैर, फॉर ए पॉपुलेशन ऑलरेडी रीलिंग फ्रॉम जॉब एंड इनकम लॉसेज, ये जनता जो है पहले ही से जॉब लॉस और इनकम लॉस से जूझ रही है। एंड हायर मेडिकल कॉस्ट सिंस द पेंडेमिक ऑनसेट, और पेंडेमिक के शुरुआत से ही, ऑनसेट मतलब शुरुआत, रीलिंग फ्रॉम मतलब कोई चीज़ से जूझ रहना, उसके अंदर दबे रहना, और ऑनसेट का मतलब शुरुआत, ठीक है। तो ये पेंडेमिक जब शुरू हुआ तभी से हायर कॉस्ट मेडिकल कॉस्ट, मतलब जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ पर भी कुछ हो जा रहा है, किसी के साथ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोरोना वाला, उसमें कितना खर्च है इलाज कराने में, आमदनी घट गया, नौकरियाँ चली गई, मेडिकल का कॉस्ट बढ़ गया, खर्च बढ़ गया, ये सबसे जनता ऑलरेडी जूझ रही है। और फिर उस जनता के साथ परसिस्टेंटली निरंतर रूप से हाई इन्फ्लेशन इज अनटेनेबल, ये स्वीकार्य नहीं है। अनटेनेबल यदि जो कुछ चीज है तो अनएक्सेप्टेबल है, अनजस्टिफिएबल है, ठीक है, इस स्वीकार्य नहीं है, ठीक है। नो वेलफेयर स्कीम कैन ऑफसेट इट्स डिस्प्रोपोर्शनेटली एडवर्स इंपैक्ट, कोई भी वेलफेयर स्कीम संतुलित नहीं कर सकता, मिटा नहीं सकता है इस पेंडेमिक के, इस गहरे, मतलब बहुत ज्यादा बेतुके एडवर्स इंपैक्ट को, मतलब नकारात्मक प्रभाव को जो गरीबों पर पड़ा है। अब क्या ले आइएगा वेलफेयर स्कीम में? बेचारा 2 साल से जो 1 रुपया कमाया नहीं है, कर्ज में डूबते जा रहा है, आप उसका कैसे पूरा कर दीजिएगा? ये था आज के एडिटोरियल का एनालिसिस। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। वर्ड्स भी हमने सिखाए, ट्रांसलेशन भी बताया है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करने का बनता है, काफ़ी मेहनत लगता है एक वीडियो को तैयार करने में, तो रिटर्न में इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं आप लोगों से कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको अंग्रेज़ी की ज़रूरत है, और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बैच माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पर ओनली 99 रुपीज़ पर मंथ में, जिसमें 2 एडिटोरियल का एनालिसिस दिया जाएगा उनके वोकेबलरी के साथ। अगर आप सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी अंग्रेजी के हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में।